हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक 4 इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन और एडिशन। डिफरेंशिएशन का मतलब था डिफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे अपन ने देखा था y में x के रेस्पेक्ट कितना चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी इसमें अपन ने क्या किया था, डिफरेंस किया था। ठीक है, अब अपन इंटीग्रेशन में डिफरेंस का जस्ट अपोजिट एडिशन, यानी कि अब अपन को उस फंक्शन का ऐड करके अगेन वही गेट करना है, वही अपन को फंक्शन प्राप्त करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन और एडिशन, डाटास का एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, यानी इसका पर्पस क्या है, इंटीग्रेशन पढ़ने का पर्पस क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर कोई भी एक जब प्रोसेस किया जाता है तो उसका एंटी प्रोसेस 100% होता है। यानी जब भी अपन कोई क्रिया करते हैं तो उसकी विपरीत प्रक्रिया 100% ली जाती है। जैसे प्लस की माइनस, मल्टीप्लाई की डिवाइडेशन। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन की होती है इंटीग्रेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, अब सर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अपन इसमें एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब सर एरिया कैसे, तो देखते हैं एरिया। इट इज नोन एज एरिया ऑफ वाई एक्स एक्सिस कर्व एंक्लोज विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बीच के अंदर जो ग्राफ का एरिया बनता है वो आपके क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो इसको समझने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं आपके एक ग्राफ लेते हैं, इसको समझने के लिए अपन एक ग्राफ लेते हैं। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी नियत है, समय के साथ क्या है, नियत। तो इसका जैसे अपन वक्र कर्व बनाएंगे तो v और t के बीच में जब इसका ग्राफ कर्व बनाएंगे तो ये मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, v। ठीक, अब मैंने कहा सर एक बात, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखिए। तो v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। यानी जब आप x डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। अब यदि मैं कहूं x को फाइंड आउट कीजिए तो x को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, v इंटू dt। यानी आपको वेलोसिटी और dt टाइम थिकनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, दैट इज नोन एज dx। dx इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, इट इज नोन एज विस्थापन अल्पांश। तो सर विस्थापन अल्पांश कितना है, विस्थापन अल्पांश होता है आपके v इंटू dt। v का मतलब वेलोसिटी और dt का मतलब टाइम थिकनेस। यानी यदि आपको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट निकालना है, अल्पांश निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को टाइम थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सर वेलोसिटी को टाइम थिकनेस से कैसे, तो मान लो जैसे ये टाइम है तो इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, dt लेंथ का। ठीक है, तो आपके इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा, दैट इज dx इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो व्हाट इज द लेंथ इज v और विड्थ कितनी हो गई, dt। तो यही आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और इस एरिया से निकालने से क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा कर्व था जिसके अंदर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। अब अपन इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। अब मान लो आपके वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कुछ
कर्व शेप के अंदर है ऐसे। अब आपको कहा जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो सर आप जानते हैं ये कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, ये वाला एरिया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। अब सर ये एक तो इर्रेगुलर शेप है और इर्रेगुलर शेप का एरिया कैसे निकालें? तो सर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर शेप का एरिया कैसे निकालें? जैसे यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया लेंथ इनटू विड्थ, बट यहां पर कैसे फाइंड आउट करें एरिया? तो यहां पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए 17वीं शताब्दी के अंदर न्यूटन और रीमान ने सर्वप्रथम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहा कि आपको यदि किसी कर्व का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट एरिया निकालना है या एक्स एक्सिस से एनक्लोज एरिया निकालना है, तो आपको उस कर्व को स्मॉल एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। स्मॉल एन यानी बहुत सारे छोटे छोटे थिकनेस के पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे ये ले लिया, इसकी थिकनेस है dt और यहां पर इसकी वेलोसिटी है v1। सिमिलरली यहां पे ले लेते हैं, इसकी भी थिकनेस है dt, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी है v2। तो आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे तो इनकी विड्थ बहुत कम होनी चाहिए, dt टेंड्स टू 0, यानी स्ट्रिप्स की थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। जब स्ट्रिप्स की थिकनेस बहुत कम होगी तो वेलोसिटी यानी ये जो आपके इतना मान है ये बहुत कम हो जाएगा, तो ये लगभग वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यदि अपन इसका एरिया निकालना चाहें, टोटल एरिया, इस कर्व का टोटल एरिया निकालना चाहिए, यानी कि अपन एक्स डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? एरिया, ठीक है सर। विस्थापन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एरिया, और एरिया करने के लिए अपन क्या करेंगे? छोटे छोटे एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं v1 इंटू डी टी प्लस v2 इंटू डी टी प्लस ऐसे एन पार्ट में डिवाइड किया, तो इन सब एरिया को अपन ऐड करके, एड यानी कि समीशन, इंटीग्रेशन, ऐड करके अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब सर कैसे कन्वर्ट हुआ? तो x इज इक्वल टू, अपन जानते हैं जब ऐसे ऐड में टर्म लिखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? समीशन। तो समीशन v i dt और i इक्वल टू 1 to up to n। that summation convert into integration और v dt। तो समीशन का मतलब ही, एडिशन का मतलब ही आपके इंटीग्रेशन होता है, और इसको अपन किस काम में लेते हैं? मोस्टली एरिया फाइंड आउट करने में काम में लेते हैं। किसी कर्व का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट एरिया फाइंड आउट करने के काम में अपन इसको लेते हैं। तो आपने देखा इंटीग्रेशन, समाकलन का मतलब होता है समीशन और एडिशन, यानी योग करना। तो इस जो समीशन के एस से ही इंटीग्रेशन का साइन बना, दैट इज इंटीग्रेशन। ये एकदम एस के जैसा साइन होता है, तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन साइन, समाकलन का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इंटीग्रेशन पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना कैसे? जैसे आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन y dx, तो इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का समाकलन, x के सापेक्ष y का समाकलन। जैसे एक और एग्जांपल लें, इंटीग्रेशन x d थीटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? x इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष x का समाकलन, ठीक है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए। अब अपन देखते हैं इंटीग्रेशन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। तो सर इंडेफिनिट अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या? यानी आपके निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कहां तक आपको एरिया कलेक्ट करना है, ऐड करना है, यानी वो समाकलन, वो इंटीग्रेशन जिसमें नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं हो। अगर लिमिट नहीं हो तो आपके कौन सा कहलाता है इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन किया जाता है, माना स्मॉल y का इंटीग्रेशन कैपिटल Y है, मान लेते हैं एक बार इसका इंटीग्रेशन कैपिटल Y है, तो यहां पर एक इनडेफिनेट क्वांटिटी c ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सिमिलरली डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिक्स होता है कि आपको एरिया कहां से कहां तक ऐड करना है। जैसे एरिया x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक निकालना है, तो यहां तक का एरिया निकालना है, फिक्स होता है इसमें। तो दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। यानी निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसके अंदर लिमिट दी हुई होती है, दैट रिप्रेजेंट एज, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x व्हेन लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा वह न्यूनतम सीमा जहां से समाकलन इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, और इट इज नॉन एज अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट यानी उच्चतम सीमा, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम अपर लिमिट x इक्वल टू a टू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट x इक्वल टू a टू अपर लिमिट x इक्वल टू b। जैसे अपन देखें, माना फिर से वही स्मॉल y का इंटीग्रेशन कैपिटल Y है, तो यहां पे भी कैपिटल Y, बट यहां पे इनडेफिनेट टर्म c ऐड नहीं होगी। इसको अपन ऐड करने की बजाय यहां पर इंटीग्रेशन का साइन हटाकर, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाकर अपन लिमिट को बड़े ब्रैकेट के यहां पर लिख देते हैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है और फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करके इसको सबट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अपन देखे हैं कि यदि x इक्वल टू बी पुट करके इसमें से अपन x इक्वल टू a वाली टर्म माइनस कर देते हैं, तो यह आपकी कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, निश्चित समाकलन। तो सर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों हुआ? जैसे अपन यहाँ पे विड्थ देखें, इसकी विड्थ निकालने का क्या करेंगे, b माइनस a, अपर माइनस लोअर। तो इसलिए यहाँ पे अपर वैल्यू को पुट करके उसमें से लोअर वैल्यू को पुट करके उस वैल्यू को सबट्रैक्ट किया जाता है। तो आपने देखा इंटीग्रेशन का मतलब होता है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की यह विपरीत प्रक्रिया है। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अपन काम में लेकर इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो कैसे? तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं और फिर पावर में से एक सबट्रैक्ट कर देते हैं। अभी मैंने कहा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एकदम जस्ट इसका उल्टा करना है। तो जैसे जैसे आपने यहाँ पे 3 प्रोसेस किए, सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाए, फिर नंबर 2 इसको मल्टीप्लाई किया है, और नंबर 3 पावर में से एक माइनस किया है। तो जस्ट इसके रिवर्स लो। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर पावर में से एक सबट्रैक्ट किया है, तो आपको सबसे पहले पावर में एक ऐड करना पड़ेगा। नंबर 2 आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का रिवर्स प्रोसेस डिवाइड, आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करें? n यानी पावर से, और यहां पे पावर कितनी हो गई, n+1। और यदि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे c ऐड कर देंगे, बट कंडीशन है जहां n इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। अब सर एग्जांपल के लिए बताइए। तो आपने देखा वास्तव में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। तो इसका क्या होगा सर, पावर में सबसे पहले एक ऐड करेंगे, फिर उसे डिवाइड कर देंगे और ये प्लस c। तो क्या बनेगा, x⁴/4 प्लस c। सिमिलरली आपको कहा जाए √x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो सर रूट एक्स का कैसे करें, √x मीन्स x की पावर ½ dx।
और पावर में का पता है आपको, पावर में एक ऐड करेंगे और उससे कर देंगे डिवाइड और प्लस। हाफ में जब एक ऐड करेंगे तो 3/2, 2 पर क्या बन गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट x। तो उसका सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx। सर इंटीग्रेशन dx यानी किसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जब कोई टर्म नहीं होती इसका मतलब वहां पे होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, 1 को अपन लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, और x की पावर n का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो जैसे अपन सोल्व करेंगे क्या आएगा आपके x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा, तो सर दैट इज इक्वल टू 0 + 1 1, तो x + c। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि dx 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन dx कितना होता है x + c। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाए कि एक कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो p को तो अपन ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या इंटीग्रेशन 1 dx दैट इज इक्वल टू px + c, क्योंकि 1 का क्या होता है x, तो px + c। जैसे आपको कहा जाए इंटीग्रेशन 5 dx, तो इसका क्या होगा 5 बाहर और 1 का हो गया x + c। आपको कहा जाए जैसे 7 dx, इसका कीजिए तो 7x + c, तो आपकी क्या बन गया इंटीग्रेशन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। सर ऐसे की ऐसे आपके नेक्स्ट फॉर्मूला होता है sin ऑफ ax + b dx। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, तो अपन देखते हैं। सर साइन का होता है cos, ये तो आपको पता है सर, साइन का होता है cos, तो cos ax + b। ठीक है, बट मैंने कहा था जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आगे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइडेशन, यहाँ पे a से क्या हो जाएगा डिवाइड। वहां पे साइन का इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन होता था प्लस का a cos ax + b प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का उल्टा माइनस, यानी साइन ax + b का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos ax + b अपॉन a + c। तो एकदम जस्ट अपोजिट। ऐसे कि ऐसे अपन नेक्स्ट देखना चाहें तो आपके नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cos ax + b dx। तो सर इसका क्या होगा, cos का होता है प्लस का साइन, प्लस साइन ax + b अपॉन a और प्लस में c। नंबर 6 होता है आपके इंटीग्रेशन e की पावर ax dx। तो e की पावर ax dx का होता है e की पावर ax, और मैंने कहा था जो a मल्टीप्लाई में होता है वो मल्टीप्लाई की जगह इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं। अब कुछ तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ इंटीग्रल। समाकलन के कुछ नियम है जिसके अंदर नंबर 1, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ a f(x) dx किसी फंक्शन के साथ, किसी फलन के साथ, किसी टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ले लेते हैं और उस टर्म का अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखना चाहे, एग्जांपल आपको कह दिया 5x² का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे 5 तो बाहर और x² का क्या हो जाएगा, सर आपने कहा था पावर में एक ऐड अपॉन उसी से डिवाइड और प्लस c। सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 5 2 और 1 3 x की पावर 3 प्लस c। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे आपने कहा 2x की पावर -1/2, सर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो बाहर और इसका क्या हो जाएगा x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 और प्लस c। 1 में से -12 जाएगा तो प्लस का हाफ,
तो प्लस के हाफ से 2 पर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 2x की पावर यहाँ पे आ गया प्लस हाफ और यहाँ पे भी हाफ। इसका इनवर्स में मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 4x की पावर हाफ प्लस c। ये आपके इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रूल। यदि दो फंक्शन दो टर्म प्लस में हो, ठीक है, तो प्लस माइनस में हो तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंट किया जाता है और बीच में वो प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन अलग और 1 तो dx, इसका इंटीग्रेशन अलग। x की पावर 3 का क्या होगा 3 प्लस 1 4, तो x की पावर 4/4 प्लस 1 का होता है x और ये प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे दिया 5x² प्लस 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप बताएं कि सभी तीनों का इंटीग्रेशन डिफरेंट करना है, तो 5 तो बाहर कांस्टेंट टर्म और x² का इंटीग्रेशन प्लस 3 बाहर, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन और 1 का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड करते हैं 2 प्लस 1/2 प्लस 1, उसे डिवाइड करते हैं प्लस 3, यहाँ पे पावर में एक ऐड करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं और 1 का बन जाते हैं x और प्लस c। सोल्व करेंगे तो 5/3 x की पावर 3 प्लस 3/2 x² प्लस x प्लस c। नेक्स्ट अपने रूल देखते हैं। यदि कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई और कोई दूसरा फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर वो उसमें ऐड हो रहा हो, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर प्लस दूसरे वाले की कांस्टेंट टर्म बाहर लेते हैं और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। इसका एग्जांपल देखना चाहे तो ये एग्जांपल इसी का है, ठीक है, तो अपन इसे कर सकते हैं। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है u इंटू वी, यानी दो पद दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, 12th क्लास के अंदर अपने इसका क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर। तो देखते हैं अपन इंटीग्रेशन u v dx। तो जब दो टर्म प्लस माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट टर्म को तो अपन बाहर लेते हैं, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर अपन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड टर्म का अगेन वो इंटीग्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पूरे का इंटीग्रेशन किया जाता है। अब सर कौन सी टर्म को फर्स्ट माने कौन सी टर्म को सेकंड माने, तो इसके लिए आपके एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट। आई यानी इनवर्स के फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। अगर कोई भी साइन इनवर्स कोस इनवर्स की कोई टर्म हो तो उसको हमेशा आप u मानोगे, फर्स्ट टर्म मानोगे इस फॉर्मूले में। L का मतलब लॉगरिथम में कोई भी लॉग की टर्म हो उसको हमेशा फर्स्ट टर्म मानना है, u मानना है। A का मतलब अर्थमेटिकल फॉर्मूला हो कोई भी, s की पावर q प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसे, तो उसको भी आपको फर्स्ट मानेंगे। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसको भी फर्स्ट टर्म मानना है, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, उसको भी अपन फर्स्ट टर्म मानकर ही इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो बच्चों एग्जांपल लेने के पहले अपन एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और आपको लिमिट दे रखी है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट x इक्वल टू 2 टू अपर लिमिट x इक्वल टू 3। x का x के सापेक्ष समाकलन x इक्वल टू 2 निम्न सीमा से x इक्वल टू 3 उच्च सीमा तक। तो सर इसको कैसे हल करें,
तो अभी पता है आपको x की पावर 1 है, तो 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2। और मैंने कहा था निश्चित समाकलन में अपन क्या करते हैं, c ऐड नहीं करते हैं, अपन यहाँ पर इस लिमिट को बड़े ब्रैकेट के यहाँ पर कोनों पे लिख दिया जाता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको सबसे पहले बाहर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/2 हाफ बाहर, फिर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपके लिमिट अगेन। अब मैंने बताया था इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट करना है 3, x की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस x की जगह फिर 2 पुट कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर। ये उसको सोल्व कीजिए, 1/2 x स्क्वायर का 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 5/2। ये आपके सॉल्यूशन। तो ये आपके एक निश्चित समाकलन का एग्जांपल है। मल्टीप्लाई वाले फंक्शन u इंटू वी हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो अपने 12th क्लास के अंदर ये एक डेरिवेशन में है, तो ध्यान देना 0 to इनफाइनाइट t e की पावर माइनस लैम्डा t dt। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए। तो सर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म किसको माने, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म उसको मानना है जो आइलेट से रिलेट करे। सबसे पहले आई इनवर्स फंक्शन, कोई इनवर्स फंक्शन है नहीं। सेकंड लॉगरिथम, कोई लॉग का पद है नहीं। फिर ए अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का कोई पद है, हाँ दैट इज टी, तो ये हो गया u। और सेकंड को अपन क्या मानेंगे v। e की पावर को भी तो अपन फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, एक्सपोनेंशियल a के बाद में है तो अपन इसको पहले नहीं लेंगे, अपन a अर्थमेटिक प्रोसेस ही पहले लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करिए, तो सबसे पहले मैंने कहा t को तो अपन ले लेते हैं बाहर और फिर इसका कर देंगे e के पावर माइनस लैम्डा t dt का कर देंगे इंटीग्रेशन, और फिर आपके लिमिट 0 to इनफाइनाइट, फिर अगेन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। फर्स्ट टर्म का अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, t का कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर e के पावर माइनस लैम्डा t का कर दिया अपन ने इंटीग्रेशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका क्या करते हैं बड़ा इंटीग्रेशन। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था e के पावर माइनस लैम्डा t का फॉर्मूला, तो देखते हैं t e के पावर माइनस लैम्डा टी का फॉर्मूला होता है e के पावर माइनस लैम्डा टी, टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड माइनस लैम्डा। अब इसकी लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन जैसे अपन देखें t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 दैट इज 1। तो ये 1 होता है तो सर 1 मल्टीप्लाई, तो ये रहने देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, अभी अपन इंटीग्रेशन किया ये रहा e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा और टी हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सर यहां पर अपन इसको सोल्व करेंगे, यदि अपन 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 0 माइनस अपर लिमिट, पहले अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस, फिर 0 पुट करेंगे तो सारा 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्डा बाहर, अगेन आ गया 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा टी dt। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। पहले अपन देखते हैं एक टर्म, यहां पर आपके एक टर्म आई है सामने e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो ये टर्म भी आपकी क्या हो गई 0, ये टर्म 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई कंप्लीट। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ गया 1 अपॉन लैम्डा, अगेन e की पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन
होता है e की पावर माइनस लेमडा टी, और जो t के साथ होता है वो डिवाइड माइनस लेमडा, और 0 टू इनफाइनाइट। -1 लेमडा बाहर, -1 लेमडा स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0। अभी मैंने बताया e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो -1 लेमडा स्क्वायर दैट इज 0, इट इज -1, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, तो -1 से मल्टीप्लाई तो 1 लेमडा स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन आया कि सर इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 1 लेमडा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपकी इंटीग्रेशन काम में आएगा, अपन 12th क्लास में देखेंगे। ये आपके बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट। अब अपन इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सर रूट को बोल सकते हैं अपन x की पावर हाफ, ठीक है। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर -हाफ dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। और उसको सोल्व करें तो आपको पता है सर x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला होता है आपके n+1/n+1। तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से कर देंगे डिवाइड +c। 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ को इंडर्स में ऊपर जाए क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 2, 1 - 2 1/2 तो 2, और ये बन गया x की पावर हाफ प्लस, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट नंबर 1 कंप्लीट। अब अपन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या हो रहा है सर, यहां पर √x + 1/√x का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले अपन होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो √x का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √x × 1/√x, और ये आपकी dx, इसे करिए √x का स्क्वायर x, तो ये हो गया x, dx को साथ लेते तो dx प्लस यानी अलग टर्म कर लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x dx, और यहाँ बचा 2, तो 2 बाहर 1 dx। x की पावर 1 का क्या होगा, x की पावर 1 का होता है x²/2। 1/x का क्या, तो अब देखते हैं 1/x का। यदि x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर -1, और मैंने कहा था n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला में इसको ऐड कर लेना 1/x dx, यानी कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन आपके log mod ऑफ x प्लस c होता है। log में कभी वैल्यू माइनस की नहीं होती है, इसलिए mod ऑफ x। तो यहाँ पे भी यदि अपन इसको सोल्व करना चाहे तो 1/x का क्या होगा, डायरेक्ट log mod ऑफ x प्लस 2 1 का होता है x और ये प्लस, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो सर एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले x³ का इंटीग्रेशन 3 + 1 4, 4 बाहर x², 2 में एक ऐड करेंगे 3, तो x³ प्लस 7 बाहर बचा 1, तो x प्लस, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपके नेक्स्ट कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे अपन देखिए सर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को तो ले सबसे पहले बाहर, अब x² का क्या होगा, 2 में जोड़ेंगे 3/3, और x = 1 2, 3 से 3 कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले x = 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 - 1 की पावर 2 की पावर 3 8 - 1 = 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज cos x का x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो आप बताइए सर 1 है तो cos का क्या होगा, तो देखते हैं अपन। cos का फॉर्मूला था cos ax + b dx = प्लस का साइन ax + b अपॉन a + c।
अब सर इसको कैसे समझे, तो समझने का तरीका b इक्वल टू 0 कर दो, b इक्वल टू 0 है तो ये 0, ये भी 0 हो गया, एंड a इक्वल टू 1 है तो इसको a को भी 1 कर दो, तो ये बन गया आपके cos x, या cos x। तो सर यहाँ पे भी a इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, sin x। अब लिमिट लगाते हैं, माइनस का π/2 और ये π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट sin π/2 x की जगह पुट करते हैं, sin π/2 माइनस sin माइनस π/2, आप होता है sin माइनस थीटा, माइनस का sin थीटा होता है, sin माइनस थीटा माइनस का sin थीटा होता है, तो सर ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस sin π/2 1 और ये 1 1 प्लस sin π/2 1, ठीक है।